जय हिंद जय श्री राम। हमारा ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की क्लास चल रही है जिसमें से कि आज हम पार्ट 4 के बारे में पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 2 3 आपका हमारे प्लेलिस्ट में डला है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। सबसे पहले आपसे निवेदन है, जो पार्ट 4 ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले पार्ट 1 2 और 3 कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ आइएगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या कैसे हो रहा है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पार्ट 1 2 और 3 पढ़ा है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9th की हिस्ट्री की हमारी ये क्लास चल रही है। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 4 में, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन? जैसे आपने देखा तो हर हर वर्ग के लिए हुई, पुरुषों के लिए, देश के लिए, गरीबों के लिए, क्या महिलाओं के लिए हुई? उसके बारे में देखते हैं। वर्साई की औरत कोशिश करती हुई पेरिस की औरतें, ये देख सकते हैं आप। ये चित्र 5 अक्टूबर 1789 की घटनाओं के कई चित्रों से एक है। उन दिन महिलाओं पेरिस से वर्साई जाकर राजा को अपने साथ लेकर लौटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। महिला शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उनको क्या चाहिए था? पूरी की पूरी तरह से परिवर्तन चाहिए था। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। तीसरा स्टेट मतलब पास, सेकेंड, तीन पार्ट में बांटा है। पहला आपका क्या था? क्लर्की था। दूसरा आपका नोबिलिटी था, और तीसरा आपका क्या था? लगी मतलब जो वहां पास आपके जो चर्च में काम करने वाले थे वो। दूसरा आपके राजा लोग नोबिलिटी। तीसरा आपके जो वर्ग उच्च वर्ग के आपके किसान थे वो तीसरे पार्ट के थे, इसलिए थर्ड स्टेट बोला गया कि अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई बुनाई करती थी, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फूल सब्जी बेचती थी, अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम भी करती थी। बहुत सारी महिलाएं व्यवसाय भी करती थी। अधिकांश महिलाएं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यवसायिक परीक्षण के नहीं थे। जैसे हमारे देश में ऐसा था के टाइम में केवल कुलीन की लड़कियां अथवा तीसरे श्रेणी के गरीब परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ सकती थी। जो चीज होती थी, इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। काम काज महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना हो गया, पानी लाना, पालों के लिए और जो की देख-रेख आदि करना। ये मजदूरी पुरुषों की तुलना, जैसे यहाँ पास भी हमारे देश में ऐसा ही होता है ना कि महिलाओं की अलग व्यवस्था चलती है। ठीक है, महिलाएं भी घर का काम करती हैं 24 घंटे और 7 दिन काम करती है, फिर भी उनकी इज्जत पुरुषों से कम है। लेकिन ये गलत गलत, क्योंकि महिलाओं को हमेशा काम करना, उनको छुट्टी भी नहीं मिलती, उनको रोज डेली काम करते हैं, उनको भी तो एक तनख्वाह होनी चाहिए। सभी जितने भी आपके वो हैं जो ये वीडियो देखा है, तो जिनके घर में महिलाएं, उनकी इज्जत करें प्रॉपर तरीके से, क्योंकि वो पूरा दिन पूरी रात आपके लिए लगी रहती है, चाहे माँ हो चाहे बहन हो। ठीक है, उनको भी पेमेंट मिलना चाहिए, कम से कम एक तरह से आपको मिलनी चाहिए उनकी पेमेंट। ठीक है, जो भी क्योंकि इतना आप तो नॉर्मल सी बात से मैट लगाएंगे तो उनको देंगे। ठीक है, हाँ, महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और ऊपर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए। ठीक, अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आ गए। कितने आगे साहब? 60। ठीक है, द सोसाइटी ऑफ लेबनोसरी और एंड रिपब्लिकन वीमेन में सबसे मशहूर क्लब था। जैसे हमारे पास पुरुषों का एक क्लब आपका मशहूर था, उसी तरह आपकी ये महिलाओं का। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान क्या हो, राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई थी कि 1791 में संविधान ने उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दे दिया, मतलब डीएक्टिवेट थे, उन्हें डालने का अधिकार नहीं दिया, इसलिए वो क्या थी? नाराज भी थी। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि कभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा या नहीं। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ साथ सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। ठीक है, अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सके। ठीक है, धीरे धीरे हमारे देश में भी पहले बहुत स्थिति थी, अब धीरे धीरे बढ़ गए। कोर्ट में ले जा रही है। पहले इंजीनियरिंग डॉक्टरी करने लड़कियां बहुत बड़ी बात थी, लड़कियों को बाहर भेजना बहुत बड़ी बात हुआ। अब ये नॉर्मल हो चुका, अब हर जगह जाती है। ठीक है,
नहीं, बाध्य नहीं थे उनकी शादी को स्वैच्छिक अनुबंधन माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। जैसे हमारे यहाँ पर आप डायरेक्ट आप करते ना, उसी तरह वहां भी तलाक को कानूनों को दिया गया और उन्हें मर्द और औरतों दोनों की सहमति इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। मतलब तलाक देना है तो दोनों सहमति का अधिकार माना जाएगा। जिसे कहते हैं ना, आज होते हैं करना चाहे तो ये हमारे देश में रोज देखते हैं, रोज तलाक है, जितने सामान्य लोग हों चाहे जो लोग, तलाक की प्रोसेस आप रोज देख सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह क्या है, इसके बारे में एक इंडिविजुअल वीडियो बना के बता सकते हैं। ठीक है, अब महिलाओं व्यवसायिक ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय भी चला सकती थी। राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर भी चढ़ा दिया गया। जो आपकी ये विरोध कर रही थी ना, उनको भी ऐसा काम किया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 20वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतरराष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं को राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृतियों के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। कब की लड़ाई चली? लास्ट में 1946 जब हमारा भारत देश जब हमारे भारत देश में सबको बोली, तब वहां पास हमको महिलाओं को ये हासिल हुआ। ये देख सकते हैं क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गुरुस के बारे में, जो 1748 से 1793 का जीवन। ओलंप दे गुरुस क्रांतिकारी फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में से सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया क्योंकि उनमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित किया गया था। इसीलिए उन्हें सन 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्यवाही की जाए। लेकिन सन 1793 में ओलंप दे गुरुस ने महिला क्लब में कुछ जबरदस्ती बंद कर देने के लिए सरकार की आलोचना की। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चला गया और इसके तुरंत बाद फांसी में लटका दिया गया। ये देख सकते, ये है ओलंप दे गुरुस की घोषणा पत्र, उनके कुल मूलभूत अधिकार। ठीक है, सन 1793 में जैकोबिन राजनीतिक सोमित में इन आधारों पर महिला क्लबों को बंद करने का निर्णय उचित ठहरा। जैसे क्या प्रकृति ने घरेलू कार्य को सौंपा है? क्या प्रकृति ने बच्चों को दूध पिलाने के लिए हमें स्तन दिए हैं? ये कह के किसने? जैकोबिन क्लब ने महिला के अधिकार को वो करके वंचित कर दिया। प्रकृति ने पुरुषों से कहा, पुरुष बनो, शिकार, कृषि, राजनीति, कर्तव्य तुम्हारा स्वराज्य है। प्रकृति ने महिला से कहा, स्त्री बनो, गृहस्थी का काम करो, मातृत्व सुख दायित्व यही तुम्हारा कार्य है। पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज्ज हैं। क्या जिम्मेदारी का उचित बंटवारा हो नहीं चुका? इस तरह से उनका पूरा इस तरह से हमारा ये पार्ट 4 फ्रेंच रिवॉल्यूशन का समाप्त है। पार्ट 5 और पार्ट 6 बचे। ये एनसीईआरटी की आपकी पूरी चलिए क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मैथ और साइंस भी स्टार्ट होने वाली। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपका खुद का अधिकार है। जय हिंद, जय श्री